नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की प्रक्रिया के बारे में जो इस ग्रह पर हर जिंदा चीज को, आपको, मुझे, पेड़ पौधों को, सबको पावर देती है। ये हमारे अंदर का एक बायोलॉजिकल पावर ग्रिड है। इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन। हम सब जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है ना? लेकिन कभी सोचा है कि क्यों? मतलब सांस लेना इतना जरूरी क्यों है? ये जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, वो आखिर हमारे शरीर के अंदर जाके करती क्या है? सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब हमें लाइफ के बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर ले जाता है। बहुत मजेदार है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, हर जिंदा चीज, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा पेड़, सबके सामने एक ही प्रॉब्लम होती है, एनर्जी। उन्हें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है? जरा सोचिए, शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से वहां ले जाना हो, या हमें चलना फिरना हो, या फिर रिप्रोड्यूस करना हो। इन सब, जी हाँ, सब कामों के लिए एनर्जी लगती है। ये एक यूनिवर्सल रूल है। इसके बिना लाइफ लिटरली रुक जाएगी। अब एक मजेदार बात बताता हूँ। हमारी जो सेल्स है ना, वो खाने से सीधे सीधे एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकती। नहीं, पहले खाने की एनर्जी को छोटे छोटे रिचार्जेबल पैकेट्स में भरना पड़ता है। इन पैकेट्स का नाम है एटीपी। आप इसे सेल की एनर्जी करेंसी समझ लीजिए। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो सेलुलर रेस्पिरेशन की। ये वो प्रोसेस है जो खाने को तोड़ता है। लेकिन ये किसी बम धमाके की तरह नहीं है कि सारे एनर्जी एक साथ धड़ाम से निकल जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोसेस बहुत स्मार्ट है। ये धीरे धीरे, बिल्कुल कंट्रोल में, स्टेप बाय स्टेप खाने को तोड़ता है और उसकी एनर्जी को बड़ी सफाई से पकड़कर एटीपी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो अब तैयार हो जाइए। हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जर्नी को फॉलो करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये बेचारा ग्लूकोज कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और ये जर्नी एक ऐसे प्रोसेस से शुरू होती है जो इस धरती पर मौजूद हर एक जिंदा जीव में होती है, हर एक में। इस पहले स्टेप का नाम है ग्लाइकोलिसिस। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, शुगर का टूटना। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये किसी खास ऑर्गन में नहीं होता। नहीं, ये हर एक सेल के साइटोप्लाज्म, मतलब उसके अंदर के लिक्विड में होता है। ये एनर्जी की दुनिया का पहला यूनिवर्सल कदम है। तो हुआ क्या? ग्लाइकोलाइसिस ने एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को लिया और उसे तोड़कर 2-3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बना दिए। सिंपल मैथ्स, 6 = 3 + 3। सबसे जरूरी बात, इस काम के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, इसमें एनर्जी भी थोड़ी सी ही बनती है। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बना है, वो एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। उसकी किस्मत का फैसला अब होगा। उसके सामने 2 रास्ते हैं, और रास्ता कौन सा चुनना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो एक छोटे से रास्ते फर्मेंटेशन पर चला जाएगा, जहां इनाम भी छोटा सा मिलेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो फिर जैकपॉट का रास्ता खुलता है, जो सीधा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो चलिए, हम तो बड़े इनाम वाले रास्ते पर चलेंगे, यानी एरोबिक रास्ते पर। हमारा पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल अब एंटर कर रहा है सेल के पावर हाउस में। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। असली खजाना यहीं छिपा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसते ही पायरुविक एसिड का छोटा सा मेकओवर होता है। वो बदलकर बन जाता है एसिटाइल CoA। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेन पार्टी में जाने से पहले उसे एक एंट्री पास या VIP टिकट मिल गया है। अब ये एसिटाइल CoA एक गोल गोल घूमने वाले साइकिल में एंटर करता है, जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसे एक इंजन की तरह इमेजिन कीजिए, जो एसिटाइल CoA को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। उसे सिस्टमैटिकली तोड़ता है और धुएं की तरह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। हाँ, ये वही CO2 है जो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्रेब्स साइकिल का मेन काम सीधे सीधे एटीपी बनाना नहीं है। नहीं, उसका सबसे जरूरी काम है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना और उन्हें खास मॉलिक्यूलर टैक्सी पर लोड करना। इन टैक्सी के नाम है NADH और FADH2।
और यही टैक्सीज एनर्जी को ग्रैंड फिनाले तक लेकर जाएंगी। और अब हम आ पहुंचे हैं ग्रैंड फिनाले में, वो लम्हा जिसका हमें इंतजार था, वो स्टेज जहां इन टैक्सी में भरकर लाई गई सारी एनर्जी को कैश किया जाएगा, मतलब एटीपी में बदला जाएगा। ये रेस्पिरेशन का आखिरी और सबसे ज्यादा कमाए वाला स्टेज है। इस सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या शॉर्ट में ETS। सोचिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी दीवार पर लगी हुई एक मॉलिक्यूलर असेंबली लाइन है, या फिर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तरह, जो बस बिजली बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो होता यह है कि हमारी टैक्सी NADH और FADH2 यहाँ आकर अपने कीमती इलेक्ट्रॉन्स उतार देती हैं, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे पर कूदते हैं, एक रिले रेस की तरह उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रोटॉन्स को मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ पंप किया जाता है। और आखिर में ये थके हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? यहीं आता है ऑक्सीजन का मैजिकल रोल। ऑक्सीजन आखिरी स्टॉप पर खड़ा होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है और पानी बना देता है। बस इसी काम के लिए हमें सांस लेने की जरूरत है। कितना कमाल है ना? अब ये जो प्रोटॉन एक तरफ पंप हो गए हैं, ये बिल्कुल एक डैम के पीछे जमा हुए पानी की तरह हैं, जिसमें जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये प्रोटॉन एक खास मॉलिक्यूलर टर्बाइन से होकर वापस गुजरते हैं, इस टर्बाइन का नाम है ATP सिंथेस। तो वो टर्बाइन जूम करके तेजी से घूमता है और एक के बाद एक धड़ाधड़ ATP बनाता जाता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल कमाई कितनी हुई? हिसाब किताब के मुताबिक नेट प्रॉफिट है पूरे 38 ATP मॉलिक्यूल। जरा सोचिए, कहाँ फर्मेंटेशन के सिर्फ 2 ATP और कहाँ ये 38। कितना बड़ा जंप है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये जो 38 का नंबर है ना, ये एक किताबी नंबर है, एक थ्योरेटिकल मैक्सिमम। असली जिंदा सेल के अंदर थोड़ा बहुत लीकेज, थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहती है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन इससे थोड़ा कम हो सकता है, पर फिर भी ये प्रोसेस ये अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट है। तो अभी तक हमने रेस्पिरेशन को एक तोड़ने वाले प्रोसेस की तरह देखा, कैटाबॉलिज्म। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या इसका काम सिर्फ चीजों को तोड़कर एनर्जी बनाना है? इसका जवाब है नहीं। असल में रेस्पिरेशन का जो रास्ता है, उसे साइंटिस्ट एक एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। एक फैंसी शब्द है, लेकिन मतलब सिंपल है। इसका मतलब है कि ये तोड़ने, कैटाबॉलिज्म, और बनाने, एनाबॉलिज्म, दोनों काम करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस रास्ते के बीच में से कुछ मॉलिक्यूल्स को, जैसे एसिटाइल CoA को, बाहर निकाला जा सकता है और उनसे फैट या प्रोटीन जैसी दूसरी जरूरी चीजें बनाई जा सकती हैं। ये एक 2-वे ट्रैफिक वाली सड़क की तरह है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन सिर्फ एक पावर ग्रिड नहीं है, ये सेल के मेटाबॉलिज्म का मेन ट्रैफिक जंक्शन है, एक मुख्य चौराहा है जहां मॉलिक्यूल्स एनर्जी के लिए तोड़े भी जाते हैं और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल भी किए जाते हैं। ये एक ही प्रोसेस एक ही समय में जिंदगी को पावर भी देता है और जिंदगी को बनाता भी है। सच में नेचर की इंजीनियरिंग का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है?